वाट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए, इसको ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ओरस्टेड का नियम या ओरस्टेड का प्रयोग। इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो बना है जो 10th और 12th के लिए कॉमन है। ओरस्टेड का नियम, ओरस्टेड जो साइंटिस्ट था उसने ही बताया था कि हम किसी जब तार में धारा प्रवाहित करते हैं, उसने क्या प्रैक्टिकल किया था कि एक तार लिया था, जैसे सपोज ये तार है ए बी, इसमें क्या किया उसने, एक बैटरी कनेक्ट करी और बैटरी कनेक्ट करी और उसने क्या किया, यहाँ पर अभी ऑन नहीं किया है, बैटरी कनेक्ट कर दी और उसने यहाँ पर एक चुंबकीय सुई रखी। ओके, तो जैसे ही उसने ऑन किया, सर्किट ऑन किया, मतलब यहाँ पे कुंजी ऑन करी, मतलब बैटरी से उसने तार में धारा प्रवाहित करी, तो उसने देखा कि चुंबकीय सुई जो है वो डिफ्लेक्ट हो गई। ये चुंबकीय सुई जो है डिफ्लेक्ट हो गई, राइट। डिफ्लेक्ट हो गई इसका मतलब क्या हुआ, चुंबकीय सुई डिफ्लेक्ट होगी, इसका मतलब ये हुआ, ये पहले इस अवस्था में तार के समांतर थी, अब ये ऐसे समांतर थी, डिफ्लेक्ट होगी, इसका मतलब हुआ कि तार के चारों ओर क्या उत्पन्न हो गया है, चुंबकीय क्षेत्र। और उसने फिर क्या किया, धारा की दिशा पलट दी। अभी देखिए इस डायरेक्शन में धारा प्रवाहित हो रही थी, उसने फिर अगेन प्रैक्टिकल करा, धारा की दिशा को पलट दिया, इधर पॉजिटिव था इधर नेगेटिव कर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब धारा की दिशा को पलट दिया तो उसने क्या देखा कि चुंबकीय सुई जो ये रखी हुई थी, अभी इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई थी, अब उसने देखा वो इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गई। इसका मतलब अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो बदल गई। जैसे सपोज ये वाली दिशा थी, तो अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, बदल गई। इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र जो है उसका सिंबल क्या होता है, बी। चुंबकीय क्षेत्र का सिंबल क्या है, बी। चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कौन सी राशि हुई, सदिश राशि हुई। तो एक चीज आप याद रखें, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो सदिश राशि होता है और इसको सदिश राशि, इसका परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं, ओरस्टेड जो साइंटिस्ट था उसने तो ये बता दिया कि किसी चालक तार में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये कौन से साइंटिस्ट ने बताया था, ओरस्टेड ने बताया था, राइट। उसके बाद में जो बायोस्वार्ट जो साइंटिस्ट हुआ, उसने चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात किया। क्या ज्ञात किया उसने, चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन किया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण कितना होता है, उसको ज्ञात किया, राइट नाउ। तो अब ओरस्टेड ने तो बता दिया कि तार में धारा प्रवाहित करने पर, चालक में धारा प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब कितना उत्पन्न होता है उसका परिकलन करने के लिए बायोस्वार्ट ने नियम दिया। लेकिन उसने भी क्या किया, धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन ज्ञात करने के लिए उसने पूरा जो तार लिया है, सपोज ये तार लिया एक्स वाई, तो ये पूरे तार में मान लीजिए कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तो उसने पूरे तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात नहीं करी। उसने क्या किया, इस तार को छोटे छोटे बराबर लंबाई के टुकड़ों में बांट लिया। जैसे ये एक टुकड़ा हमने लिया ए बी, उसमें से हमने एक टुकड़े का चयन कर लिया, बहुत सारे टुकड़े कर लिए उसने, छोटे छोटे बराबर लंबाई, मान लीजिए सबकी लंबाई है डी एल डी एल डी एल डी एल, इस टाइप से सब टुकड़ों की लंबाई एक बराबर ली। इन टुकड़ों की लंबाई कितनी है, डी एल। इसका मध्य बिंदु हमने मान लिया है ओ, इसका मध्य बिंदु क्या मान लिया, ओ। तो उसने क्या किया, बायोस्वार्ट जो साइंटिस्ट था उसने पूरे चालक तार को, जिसमें कि आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, और आप मालूम है अब आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके चारों ओर क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र। और उस चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए उसने पूरे तार को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, जिन सबकी लंबाई कैसी है, एक समान है, और उस लंबाई को हमने माना है डीएल। अब इससे आर दूरी पर उसने एक बिंदु लिया,
आर दूरी, यहाँ से यहाँ अल्पांश से इस बिंदु की दूरी जो है वो आर है और बिंदु का नाम दे दिया पी। आर दूरी पर उसने एक बिंदु पी लिया। यहाँ पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है उसको प्रैक्टिकली ज्ञात किया, प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया और उसने पाया कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र की यहाँ इस बिंदु पर जो तीव्रता होती है, अब देखिए वो किसके किसके बराबर होती है। तो चालक तार जो है आपका अल्पांश क्या लिया उसने, ए बी, ए बी अल्पांश लिया डीएल लंबाई का, जिसमें धारा कितनी बह रही है, सारे टुकड़ों में धारा आई बह रही है सभी में, तो इसमें भी धारा कितनी बह रही है, आई। बायोस्वार्ट जो साइंटिस्ट था, बायोस्वार्ट ने प्रायोगिक तौर पर ये बताया, प्रायोगिक तौर पर ज्ञात कर बताया कि अल्पांश, छोटे से टुकड़े को क्या कह देते हैं हम, अल्पांश, ए बी प्रवाहित धारा कितनी है इसमें, आई, प्रवाहित धारा आई के कारण बिंदु P जो कि अल्पांश से आर दूरी पर है, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पहली बार dB, तीव्रता को क्या नाम दे दिया हमने, dB, तीव्रता dB अल्पांश या चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है। अल्पांश या चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है, यानी इक्वेशन नंबर ये बन गया आपका 1। क्या मतलब है कि जितनी ज्यादा धारा प्रवाहित होगी इसके चारों ओर उतना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। नंबर 2 उसने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होती है, राइट नाउ ये दूसरा बताया उसने पॉइंट। तीसरी बात बताई कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है dB अल्पांश से बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इक्वेशन नंबर 3 ये तो हम लोग भी जानते हैं, स्थिर वैद्युत में कूलॉम के नियम से भी जानते हैं कि जो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी वो भी कूलॉम के नियम में दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती थी, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट नाउ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी अल्पांश से जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो उसकी दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जितनी ज्यादा दूरी बढ़ते जाएगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उतनी ज्यादा कम होगी, तो इसलिए वो कम जो होती है वो कैसी होती है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब चौथी बात है मेन कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो dB होती है वो, ये मेन पॉइंट है, जो dB होती है ये धारा की दिशा में अल्पांश की लंबाई लेना है। अब देखिए धारा की दिशा कौन सी है, ये वाली है आपकी धारा की दिशा, धारा की दिशा में अल्पांश की लंबाई, ये आपकी धारा की दिशा में अल्पांश की लंबाई है, धारा की दिशा में अल्पांश की लंबाई मतलब लंबाई को एक प्रकार से सदिश के समान बिहेव किया गया है। तो धारा की दिशा में लंबाई लेना है अल्पांश की, इस दिशा में बह रही तो अल्पांश की लंबाई इस दिशा में लेना, धारा की दिशा में अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा यानी कि स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या है, जो कि किसी बिंदु या किसी पिंड की स्थिति को बताता है किसी वस्तु के सापेक्ष। तो यहाँ चालक के सापेक्ष इस बिंदु का स्थिति सदिश कितना है, R। तो चौथा पॉइंट थोड़ा मेन है,
धारा की दिशा में चालक की लंबाई और लंबाई से या चालक से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाला कोण थीटा उसके साइन के समानुपाती होता है। ये बहुत मेन पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, आगे भी काम में आएगा। आपके आगे के जो टॉपिक्स हैं उसमें बहुत काम में आएगा। दिशा देखना, कैसे देखना है, थीटा कैसे देखना है, आपको थीटा कैसे लेना है, थीटा कैसे चॉइस करना है। धारा की दिशा में अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा के साइन के समानुपाती होता है। अब बहुत सिंपल हो गया, चारों इक्वेशन को एक साथ मिला लीजिए। समीकरण 1, 2, 3, 4 से क्या लिख सकते हैं हम, dB समानुपाती, पहला ले लीजिए, फर्स्ट ले लीजिए I, उसके बाद ले लीजिए dl, उसके बाद समानुपाती पूरा ले लीजिए साइन थीटा, और अपॉन में हो गया आर स्क्वायर। तो चारों समीकरण को हमने साथ में लिख लिया, तो ये हो गया dB समानुपाती I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इसको बिल्कुल अच्छे से परफेक्ट याद कर लीजिए, I dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। तो आप बिल्कुल सिंपल चारों इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है धारा I के समानुपाती होती है, समीकरण 1 बन गया। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अल्पांश के लंबाई के समानुपाती हो गया, समीकरण 2 बन गया। ठीक है, अब यहाँ समीकरण 3 के लिए साइन थीटा का बना दीजिए कि अल्पांश की लंबाई और अल्पांश से बिंदु की दूरी के बीच बनने वाले कोण की साइन के समानुपाती होता है। नंबर 4 हो गया आपका, इसको देखे कि दूरी के वर्ग के बीच समानुपाती होता है। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, लिख लीजिए आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। 1, 2, 3, 4 इक्वेशन बन गए, सबको साथ में ले लीजिए, ये हो गया, एक्सप्लेन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसको ओपन करेंगे, जैसे कि अपने स्थैतिक में कूलॉम के नियम के साथ में किया था, एक बार सीजीएस में और एक बार एसआई पद्धति में, राइट ना। अब देखिए हम पहले ले रहे हैं, फर्स्टली सीजीएस पद्धति के लिए ले रहे हैं। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, हम सबसे पहले ले रहे हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति में देखिए, अब यहाँ पे किसको कैसे नापेंगे, आई जो होता है ना उसको एब एम्पियर में नापते हैं, क्योंकि अब ये कौन सा चैप्टर आ गया आपका, चुंबकीय धारा का चुंबकीय प्रभाव। चैप्टर बदल गया, स्थिर वैद्युत पढ़ा था, अब चैप्टर बदल गया आपका चुंबकीय प्रभाव। तो धारा का जो है आपका चुंबकीय चैप्टर में इसका मात्रक हो जाएगा एब एम्पियर, एबी एम्पियर। तो सीजीएस पद्धति में धारा को किसमें नापते हैं, एब एम्पियर में। तो धारा को हम एब एम्पियर में नाप रहे हैं। डीएल आपको मालूम है, लंबाई को किसमें नापते हैं अपन, सेंटीमीटर में। डीएल जो है आपका काय में है, सेंटीमीटर में है। ये हो गया आपका साइन थीटा, तो अचर है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ये विमाहीन राशि है। आर दूरी है, आर भी काय में रहेगा, सेंटीमीटर में। इसमें हमने नाप लिया धारा को एब एम्पियर में, लंबाई को सेंटीमीटर में, मतलब डीएल और आर दोनों सेंटीमीटर में है। तब जो नियतांक होगा, यहाँ पर अभी अपन नियतांक बोलेंगे, आपको नियतांक जो होगा यहाँ पर अपन ने इसको जो है ओपन करा, क्या ओपन करा अपन ने, dB इज इक्वल टू समानुपाती को हटाया तो क्या लिख लेंगे, कैपिटल के आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, यहाँ पर अपन ने ओपन कर लिया, समानुपाती चिन्ह को हटा दिया। तो यहाँ सीजीएस पद्धति में आपने स्थिर वैद्युत में कूलॉम के नियम में भी पढ़ा था कि नियतांक का मान 1 था, बिल्कुल वैसे ही तब k इज इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी, k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, तो सिंपल आ जाएगा dB इज इक्वल टू आई dl साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, और यहाँ मात्रक हो जाएगा इसका गॉस। ओके,
चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, गॉस या ऑरस्टेट भी लिखते हैं इसे, ये याद रखिए आप ऑब्जेक्टिव पर्पस से। सीजीएस पद्धति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक गॉस या ऑरस्टेट, कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, तो ये हो गया आपका, उसको नोट कर लीजिए कि सीजीएस पद्धति में के की वैल्यू क्या होती है 1 और मात्रक क्या होता है, गॉस या ऑरस्टेट होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कौन सी पद्धति देखेंगे, अब इसके बाद एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में आई हो जाएगा आपका एम्पियर में, डीएल हो जाएगा आपका मीटर में, जो दूरी आर है वो भी काय में हो जाएगी, मीटर में। तब यहाँ पे के की वैल्यू हो जाएगी, के इज इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू 0/4 पाई। जैसे वहां पर स्थिर वैद्युत में नियतांक का मान क्या था, नियतांक का मान क्या लिखते थे अपन एसआई पद्धति में, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 क्या था, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक, एप्सिलॉन 0 की जगह पर यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो गया, नियतांक में क्या आ गया, म्यू 0। तो म्यू 0 क्या है यहाँ, हवा या निर्वात की चुंबकनशीलता, राइट ना। तो यहाँ पे म्यू 0 क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकनशीलता। ठीक है, तो ऐसा ही पद्धति पे आई एम्पियर में, डीएल और आर को हम काय में ले लेते हैं, मीटर में ले लेते हैं। तब के की वैल्यू कितनी हो जाती है, म्यू 0/4 पाई। और म्यू 0 क्या है, हवा या निर्वात की चुंबकनशीलता। निरपेक्ष भी लगा सकते हैं आप, एब्सोल्यूट निरपेक्ष चुंबकनशीलता, हवा या निर्वात की निरपेक्ष चुंबकनशीलता। तो अब यहां पर हम ऐसे पद्धति में के की जगह पर क्या रख देंगे, के की जगह पे क्या रख देंगे, नियतांक का मान क्या हो जाएगा ऐसा ही पद्धति में, म्यू 0/4 पाई। ठीक है ना, सीजीएस में क्या रखा था 1। अब एसआई पद्धति में क्या रख देंगे हम, म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। मात्रक चेंज हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इसको भी अलग से अपन एक बार और सीख लेंगे कि मात्रक कैसे निकलाएगी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। याद कर लीजिए, इसको निकालना भी अपन लोग सीख लेंगे। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या इसको एक शब्द में टेस्ला भी कहते हैं। ये पूरे मात्रक को एक शब्द में टेस्ला। ओके, ये भी लिख सकते हैं अपन इसकी जगह। तो ये आपका क्या हो गया, आपका ऐसा ही पद्धति में म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया। अभी यहाँ पर चालक को कहाँ पर रखा हुआ था अपन ने, हवा या निर्वात में। अब यदि मान लीजिए आगे के स्टेप में चालक जो है आपका माध्यम में रखा हुआ है, अभी यहाँ पे रखा हुआ था हवा या निर्वात में। अब यदि चालक को अपन काय में रख दें, नेक्स्ट इतना आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल। आपने सीजीएस पद्धति में के का मान क्या रखा 1 और मात्रक को क्या लिख दिया आपने, गॉसिया और स्टेट। ऐसा पद्धति में नियतांक का मान क्या रखा, म्यू 0/4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। अब सिंपल सा एक स्टेप। अब ये चालक जो है किसी माध्यम में रखा हुआ है, चालक को कहाँ पर रख दिया, किसी माध्यम में रखा। तो यहाँ पर अब हवा या निर्वात की जगह किसकी चुंबकनशीलता आना चाहिए, माध्यम की चुंबकनशीलता आना चाहिए।
जैसे वहां पर स्थिर वैद्युत में अपन माध्यम का परावैद्युतांक लिखते थे ना, नीचे क्या जाता था, याद होगा आप लोगों को, नियतांक का मान क्या जाता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हवा के लिए, और जैसे ही माध्यम आया तो आप क्या लगा देते, एप्सिलॉन 0 के, राइट। के क्या था, माध्यम का विशिष्ट परावर्तन था, है ना। तो यहाँ पर अब नियतांक का मान अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर जैसे एप्सिलॉन 0 के आता था, वैसे ही अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, म्यू 0 के साथ में म्यू आर, ये माध्यम की क्या हो जाएगी, रिलेटिव, मतलब आर से मतलब रिलेटिव आपेक्षिक चुंबकनशीलता, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक और अपन इसके बाद देखते हैं एसआई पद्धति में कि अब जो है आपका चालक हवा या निर्वात की जगह कहां पर हो, माध्यम में, तो यहाँ पर हो जाएगी माध्यम की चुंबकनशीलता। इसके बाद का केस हो गया, चालक कहां पर है, माध्यम में, चालक माध्यम में रखा है, माध्यम में है, तब यहाँ पर K इजिकल टू क्या रखना है, यहाँ पे और क्या ऐड हो जाएगा, म्यू 0 म्यू आर, राइट। तो यहाँ पे एक स्टेप क्या बढ़ जाएगी, K के मान की जगह पे अपन क्या, राइट। तो यहाँ पे एक स्टेप क्या बढ़ जाएगी, K के मान की जगह पे अपन क्या रख देंगे, म्यू 0 म्यू आर, और म्यू आर क्या है, माध्यम की, आर से रिलेटिव, रिलेटिव को क्या बोलते हैं हिंदी में, आपेक्षिक, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता, माध्यम की आपेक्षिक चुंबकनशीलता। बच्चों इसको, इस नियम को जो है एक और नाम से जाना जाता है, इसे लॉप्लास का नियम नाम से भी पूछा जा सकता है, लॉप्लास। ये बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, यहाँ तक है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, बस इतना ही दे रहा है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, लॉप्लास का नियम, इससे लॉप्लास का नियम भी कहते हैं, बायोस्वार्ट का नियम भी कहते हैं, साथ ही इसे लॉप्लास नियम से भी पूछा जा सकता है, लॉप्लास का नियम लिखिए तो इसको लॉप्लास का नियम भी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आपका आंसर क्या था, dB इक्वल टू क्या था आपका, नियतांक आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, सीजीएस में इसका मान क्या रख दिया था 1। एसआई पद्धति में जब हवा अकेली थी तो क्या हो गया था, नियतांक का मान म्यू 0/4 पाई, जब माध्यम आ गया तो इसी में क्या जुड़ गया, म्यू 0, माध्यम के कारण म्यू 0 म्यू आर बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ओके, ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब आपका समय आता है कि इसका सदिश रूप हम कैसे लिखें, ठीक है ना, इसका सदिश, क्योंकि अब ये परिमाण आ गया, अब इसकी दिशा देखना है, तो इसका सदिश रूप देखने के लिए देखिए, अब सदिश रूप हम इसको यहीं पर हम आगे इसको फॉरवर्ड करते हैं, बायोस्वार्ट नियम का सदिश रूप बहुत ही आसान है। सदिश रूप के लिए आपको मालूम है, सदिश गुणन याद है, आपने 11th में पढ़ा होगा सदिश गुणन, सदिश गुणन, सदिश गुणन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो सदिश हैं ए और बी, तो सदिश गुणन होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ये क्या था इसका परिमाण, और दिशा बताने के लिए हम कौन सा सदिश उपयोग में लाते थे, इकाई सदिश, तो ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा, ठीक है, ये सदिश गुणन है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं सदिश रूप, बायोस्वार्ट नियम का सदिश रूप देख रहे हैं, तो सदिश रूप देखिए, यहाँ पर ये पूरा आपके पास लिखा हुआ है, आपके पास dB इज इक्वल टू है, एक बार और लिख ले रही हूँ मैं, चाहे म्यू 0/4 पाई लिखिए, माध्यम के कारण लिखना है तो आप म्यू 0 म्यू आर भी लिख सकते हैं, या ये वाला रिजल्ट भी लिख सकते हैं, और अपने पास में IDL साइन थीटा बाय आर स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा ये ड्राइंग बनी हुई है, यहाँ पर मैंने कहा था आपको चालक की लंबाई लेना है। आपको क्या कहा था मैंने, यहाँ पर जो चालक था, ये मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ टुकड़ा ए बी, आपको बोला था मैंने यहाँ पर धारा की दिशा में चालक की लंबाई लेना है, और यहाँ लंबाई से इस बिंदु को मिलाने वाला स्थिति सदिश लेना है। तो यहाँ पर इस अल्पांश के सभी इस बिंदु का तो सदिश ये हो गया आर, धारा की दिशा में चालक की लंबाई यानी ये क्या हो गया आपका एल, एल सदिश हो गया एक प्रकार से धारा की दिशा में लंबाई। तो एक प्रकार से लंबाई यहाँ पर एक सदिश की तरह व्यवहार कर रही है, क्योंकि हमको बोलना ही है धारा की दिशा में अल्पांश की लंबाई लेना है यानी डीएल। और पहले हमने तो चालक लिया, फिर बाद में हमने बिंदु ढूंढा, यानी बाद में स्थिति सदिश आया। तो पहला सदिश हुआ डीएल, दूसरा सदिश हुआ आर। तो ए से बी ये किसका काम कर रहा है यहाँ पर ए का, और ये किसका काम कर रहा है बी का। तो ए बी साइन थीटा, तो यहाँ पे अपने को आंसर क्या आ जाएगा डी एल आर साइन थीटा, क्योंकि पहला सदिश ये दूसरा सदिश ये है। तो यहाँ पर सदिश रूप में क्या आना चाहिए डी एल आर साइन थीटा। देखिए ये डी एल है और ये साइन थीटा भी है, तो हम क्या करेंगे ऊपर और नीचे r बाय आर कर देंगे, ठीक है ना। तो हमारा पूरा जो है सदिश रूप हमको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्या करिए अब इसी में क्या करिए ऊपर और नीचे r बाय आर कर दीजिए। कोई फर्क पड़ा क्या इक्वेशन पे, नो। तो यहाँ पे देखिए अपना सदिश रूप प्राप्त हो गया अपना। अब हम db को सदिश रूप में लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, ये नियतांक तो नियतांक ही रहेगा म्यू 0 म्यू r बाय 4 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया डी एल आर, आई को बाहर कर लीजिए, ये हो गया आई, और ये वाली जो पूरी राशि है आपकी, सॉरी आई को बाहर कर लिया है, ये जो है डी एल आर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको ए बी साइन थीटा को क्या लिखा ए क्रॉस बी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डी एल क्रॉस आर, ठीक है ना। जैसे ए बी साइन थीटा लिखा तो वैसे ही हम यहाँ पर डी एल आर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं डी एल क्रॉस आर। तो ये हमने लिख दिया डी एल क्रॉस आर, और नीचे क्या है आर टू द पावर 3। तो ये आपका हो गया सदिश रूप, ठीक है। और मात्रक आप लिख सकते हैं, मात्रक आपको याद हो चुका होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। मात्रक क्या है आपका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये आपका सदिश रूप हो गया। अब आपको मालूम है कि दिशा क्या होती है, ये दोनों सदिश जो हैं ए क्रॉस बी, इनकी दिशा क्या होती है आपको मालूम। ये दोनों सदिश कहाँ पर होते हैं एक ही तल में, एक ही तल में। मान लीजिए ये पूरा मेरा हाथ है एक ही तल, ये हो गया ए ये हो गया बी। तो दिशा कैसी होती है दोनों सदिशों के सम्मिलित तल के लंबवत, या तो बाहर होती है या लंबवत अंदर होती है, ठीक है ना। उसको हम देखते हैं राइट हैंड स्क्रू नियम से देखते हैं, दाएं हाथ की हथेली के नियम से देखते हैं। तो यहाँ पर जो दिशा होती है दोनों सदिश एक ही तल में रहते हैं, और दिशा कैसी होती है दिशा दोनों सदिशों के सम्मिलित तल के लंबवत होती है। तो यहाँ पर दिशा क्या हो जाएगी डीबी की दिशा क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे लगाना भूल गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या हो जाएगी, आप क्या लिखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, शॉर्ट में क्या लिख देंगे दोनों सदिश डी एल व आर के सम्मिलित तल के लंबवत होगी, डीएल और आर के सम्मिलित तल के लंबवत होगी। ये शॉर्ट में आप लिख सकते हैं, इसमें ना कोई गलती नहीं होगी आपकी, लेकिन आप दिशा देखना सीख भी लेंगे। दाएं हाथ की हथेली के नियम से आपको दिशा देखना सीखना। ये दायां हाथ है, ये किसको बताता है धारा को बताता है, और ये किसको बताता है उंगलियां किसको बताती है प्रेक्षण बिंदु को बताती है। दाएं हाथ की हथेली के नियम भी आप देखिए, इसका वीडियो बना हुआ है अलग से देखिए। यहाँ पर ये किसको बताता है अंगूठा किसको बताता है चालक में धारा की दिशा को, उंगलियां किसको बताती है प्रेक्षण बिंदु को। तब बी की दिशा कैसी होती है हथेली के तल के लंबवत बाहर। तो देखिए आइए यहाँ पर देख लेते हैं फट से, ये अंगूठा किसको बता रहा है दाएं हाथ की हथेली का नियम में देखिए, ये अंगूठा किसको बता रहा है चालक में धारा को, उंगलियां किसको बताती है प्रेक्षण बिंदु को। ये देखिए अंगूठा चालक में धारा की दिशा को बता रहा है, उंगलियां ये प्रेक्षण बिंदु पी को बता रही है। दिशा कैसी है हथेली के तल के लंबवत अंदर, मतलब दोनों सदिश, ये एल सदिश यहाँ पर है आपका और ये आर सदिश है, दोनों सदिश जो हैं ये इस टाइप से हो गए,
और दिशा कैसी होगी, बोर्ड के तल के लंबवत। आप लोग क्या क्या लिखोगे, कागज के तल के लंबवत अंदर होती है। अब सपोज मान लीजिए यहीं पर ये आपका बिंदु इधर होता, ये धारा की दिशा हो गई है। अब बिंदु इस साइड है आपका P डैश, ये अभी यहाँ पर था तो लंबवत अंदर थी, अब यहाँ पर हो गया तो देखिए कैसी होगी, लंबवत बाहर। ठीक है, ये धारा की दिशा, ये उंगलियां किसको बता रही, प्रेक्षण बिंदु को। तो दिशा कैसी होगी, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर होगी। दिशा कैसी होगी, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर होगी। तो यहाँ पर आपको जब समझ में नहीं आए तो आप लिख दीजिए डीबी, ये चित्र यही बना है आपका। तो यहाँ पर दिशा कैसी है आपकी, लंबवत अंदर की तरफ, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर। ये धारा की दिशा होगी, ये प्रेक्षण बिंदु हो गया। यदि बिंदु इस साइड में है आपका P डैश, इस साइड में, तो ये धारा की दिशा और ये बिंदु था। अब धारा की दिशा ये है और बिंदु ये हो गया, तो दिशा कैसी होगी, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर। तो आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा कि यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी होती है, दोनों सदिशों के सम्मिलित तल के लंबवत या तो बाहर होगी या लंबवत अंदर होगी। ओके, दैट्स ऑल, इनफ फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके।